देर नहीं करते हैं और हम अपनी आज के साथी जो तीसरी कहानी सुनाने वाली हैं लकी राजीव जी अ, साहित्य और नृत्य में बराबर की दखल रखती हैं और लकी जी और आज वो अपनी लिखी हुई कहानी सुनाने वाली है। तो लकी जी आपका स्वागत है। प्लीज़ अपनी कहानी क्या को मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आप लोगों को? हाँ, 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 खूब स्पष्ट आ रही है। अच्छा, प्लीज़। पहले तो मैं इस कहानी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं नीलेश मिश्रा सर की मंडली में थी। जी, यादों का इडियट बॉक्स जो आता था बिग एफएम और रेड एफएम पर, जी, तो वहाँ से मेरे पास एक मैसेज आया था कि क्या आप मेरे लिए एक कहानी लिखेंगी, क्योंकि ज़्यादातर मेरी कहानियाँ स्त्रियों पर केंद्रित रहती थी। तो एक अननोन किसी पाठिका का मेरे पास मैसेज आया था कि मेरी एक कहानी लिखिए और उसका शीर्षक आप उद्धार रखिएगा। तो मैंने पूछा था क्या है उसमें, तो उसने मुझे जो ब्रीफ की थी कहानी, तो ये कहानी ऑन डिमांड उन्होंने मुझसे लिखवाई थी। बाद में इसको मैंने अपने संग्रह में भी ली उनसे पूछकर। तो ये समझ लीजिए किसी की आप बीती है ये। ठीक है, सुनाइए आप। जैसा कि सुधीर जी ने कहा था कि वुमेन्स डे पर महिलाओं के संघर्ष के बारे में कोई कहानी है, तो मुझे तो सबसे बड़ा संघर्ष यही लगता है जो वर्किंग वुमेन है वो घर बाहर कैसे मैनेज करती हैं। तो उस पर पढ़ते हैं कहानी उद्धार। घर के अंदर पैर रखा ही था कि आंगन में रखे जूठे बर्तनों का ढेर मुझे बुरी तरह चौंका गया। पीली पीली सूखी हुई दाल से सना हुआ कुकर, दूध का भगोना, चाय के दो तीन बर्तन, तीन कढ़ाइयाँ और अनगिनत प्लेट कटोरियों से बना वो पहाड़ मुझे अंदर तक हिला गया। इसका मतलब बाई आज फिर गोला मार गई। पैरों में अचानक 2-2 किलो के पत्थर आकर बंध गए थे। आंगन से मेरे कमरे तक जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। सोफे पर पसर कर मोबाइल गेम खेलते हुए पति से पूछा, क्यों दीपक, बाई नहीं आई आज? फिर सहम कर दाएं बाएं देखा। सास ने सुन लिया तो पति को नाम लेकर नहीं बुलाना चाहिए, विषय पर दिन भर क्लास ली जाएगी। वो आसपास थी नहीं और दीपक का भी जवाब अब तक आया नहीं था। सोफे के बगल में खड़े होकर मैंने खींच कर पूछा, सुन तो लिया ही होगा, क्या पूछ रही हूँ? बाई नहीं आई या देर से आएगी, कुछ बताया? फोन आया उसका? दीपक ने एक नज़र फोन पर से हटाकर मुझे देखा और बेफिक्री से बोले, उस समय हम लोग थे नहीं घर पर, मंदिर गए थे, क्या पता तभी आकर लौट गई हो। जी मैं आया पूरी ताकत से अपना बैग उठाकर अपने ही सिर पर मार लूं। बाई का टाइम तो फिक्स है ना, उसके आगे पीछे भी तो बाहर जाया जा सकता था। घिसटते हुए रसोई तक जाकर एक गिलास पानी लिया और अपने बिस्तर पर जाकर मैं ढेर हो गई। शरीर की थकान सिर पर चढ़कर आंखों में आंसू बनकर उतरने लगी थी। हर दिन 4 बजे उठना, सबका खाना बनाना, 6 बजे घर से दौड़ते भागते निकल कर मेट्रो पकड़ना, फिर मेट्रो से उतरकर रिक्शा लेकर स्कूल पहुंचना और दिन भर खटकर घर वापस आना। घर, आंसू गाल भिगो गए। काहे का घर, बस नाम का ही तो। किसी को एक पाई फिक्र नहीं कि कैसे अपने 24 घंटे वाले दिन को 48 घंटे में बदल कर मैं बोराई सी फिरती हूँ। और इसके बदले मेरे हाथ में क्या आता है? दीपक ने बिजनेस का सपना पूरा करने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। पूरे खर्च, घर का खर्च मेरे जिम्मे था, लेकिन घर लौटने पर एक गिलास पानी पूछने वाला कोई नहीं था। पता ही नहीं चला कब आंख लगी, कब शाम भी हो गई। मामी मामी उठिए, मामी शाम हो गई, नानी कह रही शाम को नहीं सोते। ननद की दोनों बेटियां मेरे अगल बगल में बैठी मुझे जगा रही थी। शरीर की थकन उतर रही थी, मन हल्का होने लगा था। मैंने प्यार से पूछा, कितना बज गया बेटा? उन दोनों ने घड़ी की ओर मेरा चेहरा घुमा दिया। घड़ी में 6:30 बजे देखकर थोड़ी तसल्ली हुई। चलो मैं थोड़ा सो तो ली। इसी उत्साह में काम भर के बर्तन धोए और डिनर की तैयारी में लग गई। सास अपनी नातिनों को पढ़ाते हुए हर दूसरे मिनट खींच जाती थीं और अपनी बातों से जाहिर कर देती थीं कि उस गुस्से का कारण वो बच्चियां नहीं बल्कि मैं थी। अब हम टीचर तो है नहीं, जैसा आता है पढ़ा रहे, चुपचाप पढ़ लो। मैं गोल गोल रोटी बनाते हुए उनकी गोल गोल बातें सुनती रही। पहले भी कितनी बार हुआ है यही सब। दीपक भी कहते और उनकी माँ भी कि तुम तो टीचर हो, दोनों बच्चों को पढ़ा दिया करो। मैं हर बार साफ मना करती रही और हर बार उतना ही बड़ा तूफान हमारे बीच से होकर गुजरता रहा। धीरे धीरे वो कहना बंद हुआ तो नया नाटक शुरू हो रहा था। सासू माँ की तेज आवाज से घर गूंज गया, दीपक ए बेटा, कोई ट्यूटर ढूंढो इन दोनों के लिए, बताओ कितने कम नंबर ला रही पेपर में।
गर्म तवे पर मेरा हाथ छू गया या इनकी बातें सुनकर मुझे झटका लगा, मुझे याद नहीं। दिमाग खराब होने लगा था। बहुत कम उम्र से ननद ने अपने दोनों बच्चों को भाई और माँ के पास छोड़ दिया था। पहले तो ठीक था, लेकिन भाई की गृहस्थी बसने पर उनको अपने बच्चों की सुध लेनी चाहिए थी कि नहीं? हालांकि बच्चों से मुझे कोई शिकायत नहीं थी, मेरा मन जुड़ा हुआ था। लेकिन उनको लेकर जब मुझसे हद से ज्यादा उम्मीदें की जाने लगी तो भाई मेरा मन उचटने लगा था। ऊपर से बड़ी होती बच्चियां अब जासूस के किरदार में भी आने लगी थी। कितनी बार मैंने देखा कि जब मेरी और दीपक की बहस चल रही थी, उस बीच किसी न किसी बहाने से दोनों कमरे के आसपास चक्कर लगाती रहती थी। दीपक ने रात को मेरे पास आते ही पहली बात यही कही, सुनो यार, कोई ट्यूटर है तुम्हारी नज़र में? देखना जरा, माँ को चाहिए इन लोग के लिए, अब उनसे थोड़ी हो पाता इस एज में। मेरा मन खिन्न होने लगा। दीपक मेरे बालों से खेलते हुए मेरे चेहरे पर हाथ फिरा रहे थे। मैंने हाथ झिटक कर कहा, हो नहीं पाता तो बोलो, अपनी दीदी को ले जाएं आकर अपने बच्चे। मेरे चेहरे को सहलाता हुआ दीपक का हाथ अचानक रुक गया। थोड़ा तैश में आकर बोले, हर बात में चिल्लाने क्यों लगती हो? हैं, बहन के बच्चे, मामा क्या नहीं रह सकते? ये बात दोबारा ना सुनो। मैं मूड ऑफ करके रख दिया। थोड़ी देर पहले किसी फिल्मी हीरो जैसा प्रणय निवेदन करता मेरा पति इस समय मुंह फेर कर सोने की कोशिश करने लगा था। ऐसे पलों में ना मेरा कमरा मुझे एक बंद बक्से सा लगने लगता था। हर तरफ से बंद, न रोशनी न हवा, बस घुटन ही घुटन। अगले दिन फिर वही चक्की चालू थी, घर से मेट्रो स्टेशन, वहां से स्टॉप पर उतरना, फिर स्कूल। कभी कभी मुझे लगता है इस पूरे शहर में इसके अलावा भी कोई रास्ता है क्या? उधर स्कूल में एक नया बवाल सिर उठाए खड़ा था। पूरे स्टाफ में कुछ ही गिने चुने लोगों ने हार्ड स्टेशन पोस्टिंग नहीं ली थी, जिनमें से एक मैं भी थी। प्रिंसिपल मैम पूछ भी रही थी और समझा भी रही थी, देखिए मैम, आपको एक बार तो हार्ड स्टेशन ट्रांसफ़र लेना ही है, अभी ले लीजिए। फिर आपके बच्चे होंगे, उनकी जिम्मेदारी आ जाएगी तो और मुश्किल होगा। मैंने यस मैम कहते हुए फॉर्म अपने बैग में रख तो लिया, लेकिन अपने मन की हालत मुझे पता थी। हार्ड स्टेशन के नाम से ही हालत खराब होने लगती थी। देश के किसी दूर दराज इलाके में पटक दिया जाएगा, फिर क्या होगा मेरा? हालांकि मैम की कही दूसरी बात भी दिमाग में खलबली मचाई हुई थी। सही तो कह रही थी, कल को हम 2 से 3 होंगे, ऐसे में ट्रांसफ़र हुआ तो इतने छोटे बच्चे के साथ हार्ट स्टेशन पोस्टिंग तो और मुश्किल में डाल देगी। एक साथ बहुत सी बातें मुझे एक साथ मथ रही थी। घर आई तो देखा पड़ोसियों का जमघट लगा हुआ था। सासू माँ की 3-4 बातूनी सहेलियों को देखकर एक सेकंड भी वहां रुकने की इच्छा नहीं हुई। बस एक झटके में नमस्ते आंटी बोलकर मैं अपने कमरे की ओर बढ़ाई। दीपक अपने बिजनेस के सिलसिले में किसी से बात कर रहे थे। मैंने 5 मिनट रुककर इंतजार किया, फिर रसोई में आकर चाय का भगोना आंच पर रख दिया। स्कूल की बातें, दीपक की बातें और बैठक से आती मोहल्ले भर की बातें सब मिलजुल कर कूड़े जैसी इकट्ठा होने लगी थी। अचानक एक आवाज सुनकर मेरे कान चौकन्ने हो गए। पड़ोस की आंटी मेरी सास के घाव कुरेदने में लग गई थी। क्यों बहन जी, आप लोगों ने रुपया पैसा तो कुछ लिया नहीं था खास दीपक की शादी में, ऐसे ही कर दी थी ना? रसोई में मेरी उपस्थिति से अनजान मेरी सास गर्वित होकर अपनी महानता के राग अलापने लगी थी। कोई रुपया पैसा नहीं, वही जो बारात का स्वागत हुआ सो हुआ। अरे हमने भी सोचा इनके पिता की 3-3 बेटियां हैं, एक को हम ही अपनी बहू बना लें, उद्धार कर दें। इतना कहते ही सारी औरतें बड़ा पुण्य कमाया बहन जी, बहुत भला किया कहते हुए नतमस्तक होने लगी थी। और मैं रसोई में जड़ हो गई थी। क्या मतलब? मुझे अपने बेटे के लिए पसंद करके इन्होंने एहसान किया था हम सब पर? अरे इनके बेटे के लिए कौन सी लंबी लाइन लगी थी रिश्तों की? दीपक और मेरी दोनों की अपनी समस्याएं थी, सामंजस्य सामंजस्य बिठाकर रिश्ता तय किया गया था। उद्धार। बड़ी देर तक ये शब्द मेरे कानों में गूंजता रहा। बैठक में सबको चाय देकर 2 कप चाय अपने कमरे में लेकर लौटी तो दीपक टीवी खोले हुए मैच देखने में व्यस्त थे। एक डिमांड उछाली, खाली चाय, भुजिया का डिब्बा ले आओ यार। मैं बिना जवाब दिए चाय के घूंट भरती रही। वो बात मन में छेद तो करती जा ही रही थी, ऊपर से दीपक का ये रवैया, ना तो स्कूल के बारे में पूछना, ना मेरी थकन के बारे में कुछ कहना। भुजिया ले आओ यार, एक आध छोटी प्याज काट लाना बारीक बारीक करके, नींबू नींबू डाल लाना। दीपक ने फिर अपनी बात दोहराई। पता नहीं मुझे अचानक क्या हुआ, पूरी ताकत से चाय का कप मैंने फर्श पर पटक दिया।
इससे पहले मैंने आज तक इस तरह गुस्सा कभी दिखाया ही नहीं था। दीपक सन्न रह गए थे। मैंने सवाल दाग दिया, तुम लोगों ने ये रिश्ता जोड़कर उद्धार किया था मेरा? दीपक बिना कुछ बोले भुनभुनाते हुए कमरे से उठकर बाहर चले गए थे। मुझे पता था माँ से वो कुछ नहीं कहेंगे। उस शाम अबोला छिड़ा रहा। न मैंने कोई बात की, न दीपक मुझे मनाने आए। मन खट्टा तो था ही, थोड़ा और खट्टा होता चला गया। रात को कमरे में जैसे ही मैं घुसी, चौंक गई। दीपक कोई गाना गुनगुनाते हुए आंख मूंद कर लेटे हुए थे। न टीवी चल रहा था, न मोबाइल। मुझे अपने पास बुलाते हुए उन्होंने बिस्तर पर हाथ थपथपाया। इधर आओ, मेरे पास बैठो। मैं चुपचाप वहां जाकर बैठ गई। दीपक उठकर बैठे और मेरे मना करने के बावजूद मेरा सिर दबाते रहे। फिर डांटते हुए बोले, कितने रूखे बाल रखती हो, कब से तेल नहीं लगाया? जाओ ले आओ। अच्छा रुको, मैं लेकर आती हूँ, मैं लेकर आता हूँ। मेरे ऊपर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना चल रहा हो और अगले किसी भी पल मुझे झिंझोड़ कर जगा दिया जाएगा। लेकिन वो पल आने की बजाय दीपक तेल की शीशी लेकर आ गए थे और धीरे धीरे मेरे बालों की जड़ों को छूते हुए तेल की बूंदें मुझे तृप्त करने लगी थी। मैंने दीपक का हाथ थाम लिया। वो हाथ छुड़ाकर सिर को धीरे धीरे दबाने लगे। मम्मी की बातों का बुरा मत माना करो यार, वो कुछ भी कहती हैं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, हम हैं ना साथ, हैं कि नहीं? सबसे बड़ी यही बात है ना। अगली सुबह एक नई रोशनी लिए हुए आई थी। दुगने उत्साह से मैंने घर का काम निपटाया, नया सूट पहनकर हल्का सा मेकअप किया। जी मैं आया, आज मूड अच्छा है। मेट्रो से नहीं, कैब से जाऊंगी स्कूल। मेरे फोन का इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, दीपक सो रहे थे। धीरे से उनका फोन उठाकर कैब बुक की। जितनी देर में कैब आई, उतनी देर में न जाने कितने बिना पढ़े मैसेज स्क्रीन पर ऊपर आ गए थे। खुद को बहुत रोका, लेकिन मैसेज ननद के थे। किसी आशंका से मन घबरा गया और मैंने मैसेज बॉक्स खोल लिया। बात हुई किसी से? कब तक हो जाएगा? बार बार बैंक से फोन आ रहा है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर माजरा क्या था। बिजली की गति से फोन चलाते हुए ऊपर के मैसेज पढ़े तो कलेजा बाहर आ गया। नंदोई ने कोई लोन लिया था बैंक से, उसकी किश्त भरनी थी। दीपक ने कहा था इंतजाम करके पैसा भेज देंगे। मेरे दिमाग में बहुत कुछ साफ होने लगा था। कैब में बैठते ही एक एक बात प्याज की परतों की तरह खुलकर अनावृत होने लगी थी। ननंद नंदोई को इस बार फिर पैसे चाहिए, दीपक को इंतजाम करना है। बलि का बकरा कौन? मैं। मुझसे पैसे लेकर वहां दिए जाएंगे, तभी कल रात इतना प्यार बरसाया गया। एकदम से घिन आने लगी मुझे दीपक से, उन मीठी बातों से और खुद से भी। वो दिन स्कूल में जितना भारी बीता ना, उससे ज्यादा घर लौटने का रास्ता लंबा लगा। घर आई तो दीपक झेपे हुए थे। समझ गए थे मैं मैसेज पढ़ चुकी थी। अरे यार वो पढ़े ना तुमने मैसेज, कुछ इंतजाम हो जाएगा क्या? मैंने बिना नाराज हुए आराम से कहा, दीदी को पैसे भेजने थे तो ऐसे ही कह देते, सिर दबाने की क्या जरूरत थी? दीपक के चेहरे पर आया गुस्सा मुझे दिखा, लेकिन बड़ी कुशलता से उसको दबाते हुए बोले, तुम तो नेगेटिव ही सोचती हो। खैर मेरे अकाउंट में भेज देना, मैं उनको भेज दूंगा। अरे मैं भेज दूंगी ना दीदी को। दीपक ने धीमे से कहा, शांत रहो यार। दीदी को ये थोड़ी बताता हूँ कि तुमसे लेकर दिए, उनको अच्छा लगेगा क्या? मेरे ऊपर ये नया आघात था। हाँ, ये सयानापन भी चलता है इस घर में। लेकिन कुछ कड़े निर्णय लेकर मैं चुप थी। कुछ बातों को बोलने का नहीं, समझाने का समय आता है। मेरे लिए वो समय कुछ महीनों बाद आने वाला था। अपने ट्रांसफर की खबर मैंने दीपक और सासू माँ को एक साथ सुनाई। सिक्किम? सिक्किम पोस्टिंग आई है मतलब? दीपक के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई थी। उधर सासू माँ, वो एक नया दांव खेलने को तैयार बैठी थी। हाँ तो तुमने जगह भरी होगी तभी तो आई है पोस्टिंग। कुछ कहते हैं ना उसको, हाँ हाँ, हार्ड हार्ड पोस्टिंग। दीपक से पूछा होगा। मैंने नहीं में सर हिलाया। वो थोड़ा और भड़क गई थी। मैंने शांत कराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कौन सा वहां परमानेंट रहना है, कुछ सालों की बात है, कल को फैमिली बढ़ेगी तो और मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। दिमाग में बीसों तरह की हलचल मेरे सामने हाथ नचा कर पूछ रही थी, कैसे रहोगी वहां अकेले? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? दीपक ने थोड़ी देर बाद कमरे में आकर मायूसी से पूछा, अच्छा मेरे बगैर रह लोगे? मेरे बारे में भी नहीं सोचा ना?
मैंने अपने भटकते मन की लगाम कसते हुए कहा, आप भी चलिए ना वहाँ, अभी आपका कोई काम तो शुरू है नहीं यहाँ, चलिए ना साथ में। दीपक फट पड़े थे। मतलब बस अपना अपना सोचना है ना, बाकी चीजें सब कैसे मैनेज होंगी? तुम निकल लो, तुम्हारे पीछे पीछे पट्टा बांधे मैं आ जाऊं, और कोई जिम्मेदारी है नहीं किसी की। मैंने दीपक को भीतर तक भेदती हुई नजरों से देखकर कहा, सब मैनेज होता रहा रहेगा, जैसे इतने सालों से खर्च चला रही थी मैं, चलाती रहूंगी। बच्चों की स्कूल फीस, ऊपर के खर्च सब भेजती रहूंगी। इसके अलावा मेरी कोई जरूरत है भी तो नहीं यहाँ। एक नंगा सच मैंने सामने लाकर पटक दिया था। दीपक तनतनाते हुए घर से बाहर चले गए थे। पता नहीं कब घर आए, कब खाना खाया, कुछ पता नहीं। हाँ, बच्चे उस दिन के बाद से मुझसे कटने लगे थे। सास थोड़ी और चिड़ी चिड़ी रहने लगी थी। जिस दिन मुझे निकलना था, मन खाली सा होने लगा था। दीपक के पास थोड़ी देर जाकर बैठी। लगा वो एक बार पूछ ले, साथ चलूं, एक बार सेट करवा दूं चलकर। लेकिन ना, मेरी फिक्र से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका गुस्सा था, जो अभी भी उनके चेहरे पर पसरा हुआ था। कुछ सोचकर मैं सास के कमरे में आई। बच्चे स्कूल में थे, वो अपने कपड़े अलमारी में लगा रही थी। पैर छूने के लिए मैं झुकी। निकलूंगी थोड़ी देर में, आप अपना ध्यान रखना। वो तुरंत एक कदम पीछे हट गई। ये सब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है घर छोड़कर जाने का। वो पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार बैठी थी। मैंने आराम से एक लंबी सांस खींची, अपने भीतर उबल रहे आक्रोश को काबू में किया और बोलना शुरू किया। नौकरी मेरे हिसाब से तो चलेगी नहीं, जहाँ भेजेंगे वहाँ जाना पड़ेगा ना, घर बैठे तनख्वाह थोड़ी मिलेगी। सास मेरी ओर देखते हुए बोली, हाँ तो ऐसा क्या भला हो रहा है तुम्हारी नौकरी से? तुम कौन सा खर्चा चला रही थी घर का? सब खर्चा दीपक ही तो करता है। ये कहो कि बाहर जाकर अय्याशी का शौक है, अरे भाड़ में जाए, आग लगे इसी नौकरी को। मेरी आंखें आंसुओं से धुंधलाने लगी थी। कुछ समय बाद एक नए सफर पर मुझे निकलना था, और मेरे हिस्से एक आशीर्वाद भी नहीं आ सकता था। इस पल भी मुझसे मेरी मेहनत का हिसाब मांगा जा रहा था। मेरी नौकरी अय्याशी थी, और इन सब के लिए जो जिम्मेदार था वो कोई नहीं, वो आदमी था जिसको अग्नि को साक्षी मानकर मेरे सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लिया था। झूठ पर झूठ बोलकर अपनी साख बनाने के लिए दीपक ने मुझे कितना नीचे धकेल दिया था। गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए मैंने शब्दों को चबाकर बोलना शुरू किया। एक पैसे की कमाई नहीं कर रहा आपका लड़का पिछले कुछ सालों से। केवल ठप्पा लगा रखा है, बिजनेस का हवा बना रखा है। इस घर की एक एक चीज मेरी तनख्वाह से आती है। नंदोई जी के लोन की किश्तें भी चुकाई हैं, पूछ लीजिएगा अपने बेटे से। और मेरी नौकरी को आग लगी ना, कुछ भी नहीं बचेगा। इतने बड़े सच को स्वीकारना तो बाद की बात थी, उनके लिए सुनना ही मुश्किल हो रहा था। क्रोध से कांपती हुई चिल्लाई, तुम उल्टा सीधा कुछ भी कहोगी हम मान लेंगे। मैंने कंधे उचकाते हुए संयत स्वर में जवाब दिया, मत मानिए, आपने पूछा तो बता रही हूँ। मैं आपको बताने के लिए थोड़ी करती रही, मैं तो ये सोचकर करती रही कि आपके और आपके परिवार का उद्धार कर रही हूँ। एक इतना भारी शब्द उद्धार, जो उस दिन से मेरे कंधे पर आकर बैठ गया था, उसके उतरते ही मैं फूल सी हल्की हो चुकी थी। साथ सास हैरान होकर आंगन में खड़े दीपक को देख रही थी। दीपक की नजरें जमीन को देख रही थी, और मैं अपने सामने खड़ी टैक्सी को देख रही थी, जो मुझे रेलवे स्टेशन ले जाने के लिए आ चुकी थी। बहुत ही बढ़िया। लकी जी, बहुत ही उम्दा कहानी पढ़ी आपने। और धन्यवाद। जी, जी। तो आपके पढ़ने का अंदाज़ तो सिर्फ़ निराला है ही है, और आपने कहानी भी बहुत ही धीरपाई से लिखी है, बहुत धीरज से लिखी है। और बाकी साथी कहानी पर और लकी जी के पढ़े जाने पर कुछ बात कहना चाहते हैं तो प्लीज़। जी, नूपुर जी, आपसे शुरू करते हैं। लकी जी, आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं और आपके पढ़ने के अंदाज में, चूंकि मैं भी कानपुर की हूँ, मतलब कानपुर में पली बड़ी हूँ, तो एक वो बड़ा मीठा सा एक झलक आती है जब आप किसी और का कॉन्वर्सेशन करती हैं, तो बड़ा नॉस्टैल्जिक लगा, बहुत अच्छा लगा। और धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और ऑफ कोर्स जैसे ही आपने
आखिरी मतलब मैं यही सोच रही थी अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे ही वो एक स्टेटमेंट आया ना कि उद्धार कर दूं, तो नायिका तो क्या, हमारे मन से भी बोझ उतर गया। मैंने कहा चलो ठीक है, इसको कहते हैं जवाब। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी बड़ी तसल्ली सी हुई, बड़ा अच्छा लगा। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी, वेरी नाइस। बहुत बहुत बधाई हो लकी, बहुत सुंदर पढ़ाई है। ये धन्यवाद हर मंजू पात्रों जी। को आप हर पात्रों की अलग अलग आपने आवाजें निकाल के उसको एकदम सार्थक बना दिया, जैसा लगा जैसे हम कोई ड्रामा ही देख रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से नहीं, आपने मैं पढ़ा, एक्चुअली बहुत अच्छा। पढ़ती हूँ कहानियां, मतलब हाँ, ऐसा मैं तो करती हूँ, हाँ, इस तो तरह की चीजें मैं ऐसा करती लगा कि हूँ। हमारे सामने ये प्रस्तुत हो रहा है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण रहा, और कहानी तो खैर कहना ही क्या, बहुत बढ़िया थी। थैंक यू सो ये मच। हर वर्किंग गर्ल्स जो काम करती हैं उन घरों की बहुत आम सी कहानी है, जहाँ जहाँ लोग साथ में रहते हैं, जहाँ समझ की कमी है, वहाँ जी ऐसी चीजें उभर के आती ही हैं। तो जी अब शायद वातावरण या थोड़ा पारिवारिक परिवेश में अंतर आ रहा है, भगवान की दया से और अंतर आए। जी अ, आज के तो जो पढ़ी लिखी सासें हैं, मैं देख रही हूँ काफी अंतर आ रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हाँ, पहले का अंतराल था जबकि मतलब बहुओं की जो इस तरह से देखा जाता था, मगर ये कहानी आपने बहुत अच्छा लिया है, और उद्धार तो ऐसा ऐसा वार किया है आखिरी में, तो वो बड़ा बहुत ही अच्छे तरीके से इसका एंड हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा। आपका प्रस्तुतिकरण तो क्या बताऊं, बहुत ही बहुत अरे खूबसूरत, बहुत बस जी। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? आपने बहुत अच्छा पढ़ा लकी जी, मुझे बहुत कुछ सीखा मैंने आपके पढ़ने के तरीके से, थैंक यू और सो मुझे लगा मच। इसी तरह पढ़नी चाहिए कहानी। हालांकि मेरा भी लखनऊ और इलाहाबाद से काफी अच्छा कनेक्शन रहा, तो मतलब बचपन में हम लोग बहुत जाते थे, हमारा एंसेस्ट्रल मकान भी है वहाँ। अच्छा तो ये जो अच्छा बोलने का आपका लहजा है ना, तो बिल्कुल मुझे याद आ गई अपने वहाँ की, और मुझे अच्छा ये अच्छा। लगने लगा कि मैं कब इस तरह किसी को जवाब दे सकूंगी। हम हुँ। लोग पहले लड़ लेते हैं, उस समय जवाब नहीं सोचता, बाद में हम सोचते हैं कि ऐसा कहना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था। आपकी जो नायिका ने जवाब दिया ना, उसने बड़ी दिन तक इंतजार किया पहले कि मौका आए तो हाँ। जवाब दो। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, मुझे बहुत राइट, राइट। जी, जी। और कहानी में भी देखिए कितनी सुंदर ढंग से आया ना कि उद्धार शब्द वो जो एक उसके काँधे पर जो है बोझ की तरह से रखा हुआ था, उसने उतार दिया उसको और उसके बाद काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी वो। तो ये प्रयोग ही अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है जो विचार की दृष्टि से तो है ही है, मगर कहानी में शिल्प की दृष्टि से भी कितना असरकारक है ये जो है। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग ने इतना सराहा कहानी को, पढ़ने के ढंग को, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा धन्यवाद हाँ, आप सबका। मैं एक बात और बताऊं कि मैं ये जो आपका कहानियों का पिटारा जो आया करता था ना पहले, नीलेश मिश्रा जी का, हाँ हाँ मैं हाँ। बड़ी रेगुलर लिसनर हुआ करती थी इसकी, लेकिन फिर उसके ओके ओके बाद किसी तरीके से वो डिसकंटिन्यू हो गया, फिर छूट ही गया, पर मैं बहुत ओके। सुनती थी। जी, अच्छा रात को अच्छा। 9 बजे आया करता था, मुझे याद है, जी 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 मैं जी। सुनती थी इसको बहुत रेगुलर। बहुत ही सुंदर। लग, जी सुधीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं शायद? नहीं, मैं तो 3 छोटी-छोटी बातें कह रहा हूँ। एक तो इनबॉक्स में कुछ अच्छे कमेंट आए, आप पढ़ना चाहें तो। जी दूसरा, इस सेशन में नूर जी भी आ गई हैं, थोड़ा लेट आई, उनकी कहानी पहले पढ़ी गई है मंजू जी द्वारा, और लिंक शेयर करेंगे नूर जी, फिर उसको पढ़ के कमेंट दीजिए। और इधर से मधुर लेटी हुई सुन रही है, उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो कह रही तीनों ही कहानियां बहुत अच्छी है, मेरी तरफ से टिप्पणी कर दीजिए। अच्छा ठीक, धन्यवाद। उन्होंने थोड़ा डिटेल में कहा है, पर मैं इतनी ही कह रहा हूँ बस उनका सारांश। तो आप तीनों को बधाई दे रही है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। लकी जी, आपने कहानी एकदम नाटक के अंदाज में पढ़ी, लग रहा था कि हम कोई नाटक ही देख रहे हैं, नाटक ही चल रहा है। अच्छा और नायिका के द्वारा जो चाय का प्याला पटकने वाली बात है, तो वो एक बहुत अच्छा विनिमय, और काश हम सब लोगों में जल्दी ही वो ताकत आए कि हम भी प्याला पटक सकें और अपनी नाराजगी, अपना नहीं, गुस्सा, मैं अपनी हाँ, अहमियत इस बारे में एक बात मैं कहूंगी कि वो नौबत आने ही मत दीजिए कि इतना रोष भर जाए कि वो पटके। हर दिन के हिसाब सेटल करते चलिए।
बिल्कुल सही है। परंतु जब जॉब वाली महिलाओं की बात जहां तक होती है, तो हमारे देश की मैं बात करूं, बाहर भी शायद ऐसा ही होता होगा, थोड़ा बहुत अंतर होगा कि हमारे साथ क्या है कि हम घर की चीजें और बाहर की चीजें, हमारे जिम्मे दोनों ही चीजें आ रही हैं। हमने बाहर की चीजें तो करना शुरू की हैं, जॉब करते हैं, परंतु हमसे घर नहीं छूटा है। घर नहीं छूटी, बच्चों की जिम्मेवारी नहीं छूटी, पति की जिम्मेवारी नहीं छूटी, बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेवारी हमसे बखूबी वही उसी तरीके से कराई जा रही है जैसे कि हम गृहिणियां पहले घर में रहने के साथ करते थे। जबकि आज हम लोग बाहर के काम कर रहे हैं, बाहर की चीजों को संभाल रहे हैं, पर हमसे घर की जिम्मेदारियां भी उसी तरह से चिपकी हुई हैं। तो ये दरअसल हमारे साथ या हमारा जो सामाजिक परिवेश है, हाँ। उसकी क्या कमियां हैं, अगर थोड़ा समय मजबूरियां है हैं। क्या अनिल जी, मैं एक बात इस बारे में कहना चाहूंगी, हमारे पास है ज़रूर, थोड़ा ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर कहें, ये ज़रूर कहें। एक्चुअली सीमा जी, ये पूरा खेल कंडीशनिंग का है। मैं बिल्कुल। आपको एक उदाहरण देती हूँ। मैं काउंसलिंग करती थी पहले, तो मेरी एक क्लाइंट थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं और मेरे हस्बैंड एक ही साथ अलग अलग कार से घर में घुसते हैं, और वो आकर सोफे पे लेट जाते हैं, रिमोट ले लेते हैं, और मैं हाथ मुंह धो के सबकी चाय चढ़ाने जाती हूँ। बिल्कुल। तो और इसके बाद धीमे धीमे, ये तो एक मान लीजिए ट्रिगर पॉइंट है, दिन भर वो बताती थी कि बच्चों का भी मुझे देखना है, सब देखना है वो। तो मैंने उनसे कहा था कि आप क्यों नहीं, आप इतना अर्न कर रही हैं, आप फुल टाइम मेड रखिए ना। मैं जी। ये नहीं कह रही हूँ कि पति भी थका है वो भी जुटा रहे, दोनों अगर अफोर्ड कर सकते तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी मम्मी भी टीचर थी, वो तो आके करती थी। तो मैंने कहा आप पहले अपनी कंडीशनिंग से तो मुक्त होइए, उसके बिल्कुल। सही बाद आप, क्योंकि होता क्या है ना कि कल को उनका बेटा भी बड़ा हो रहा है, और वो फिर आगे जाकर अपनी बहू से भी यही एक्सपेक्ट करेंगी कि बेटा आकर सोफे पे लेटेगा और बहू जाएगी चाय बनाने। तो मैंने कहा वो आपको साइकिल तो कहीं तोड़ना होगा। हुँ, तो वो बिल्कुल। बहुत जरूरी है सोचना कि हम अपने को कैसे मुक्त करें पहले उस कंडीशनिंग से। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, हमारे ब्लड में अनिल जी, मैं कुछ कह सकती हूँ जब भी वक्त हो। जी, ज़रूर, ज़रूर नूर जी, हम तो आपको सुनना चाहते हैं। कहिए अ, प्लीज़। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे जोड़ने का, और बहुत बहुत माफ़ी। पता नहीं क्यों मेरा आईपैड जो है वो गूगल मीट से कुछ नाराज़गी दोनों की है, और वो मतलब ईरान और अमेरिका चला हुआ है, एक दूसरे हुँ, से कनेक्ट ही नहीं हो करके दे रहे। तो पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर साउंड नहीं आ रही थी। बहरहाल मैंने ये वाली कहानी तो पूरी सुनी, और लकी जी को बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से कि धन्यवाद। ये बहुत अच्छी कहानी लिखी, बहुत अच्छा पढ़ा। दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं मैं समझती हूँ, और अच्छा पढ़ पाना, अपनी चीज़ भी और दूसरे की लिखी हुई भी अपने आप में एक गुर है, एक ताकत है, जो ज़ाहिर है कि लोकप्रियता को भी बढ़ाती है, कहानी की शिद्दत को भी बढ़ाती है, और उसके साथ-साथ ये भी एहसास होता है कि जो लेखिका है या लेखक है, उसने कितने गहरे से इस मुद्दे को महसूस किया है, हुँ, क्योंकि वो उसी तरह से फिर उसकी ज़बान से निकल रहा है। बिल्कुल। मैं सिर्फ़ ये बात कहना चाहती हूँ कि ये अभी रिसेंटली यहाँ पे बात हो रही थी कि लोगों ने कहा कि शाम को 6 या 7 बजे से हर इलाके में, लंदन में हर सड़क पे एक पब होगा। तो उसमें मेरी यहाँ की अंग्रेज़ दोस्त ही कहने लगी कि उसमें शाम को मत जाना कभी भी, क्योंकि उसमें उस वक़्त ज़्यादा पुरुष होते हैं। तो अब मतलब नूरज़हीर को और क्या चाहिए? तो हम जाने लगे वहाँ मुस्तकिल के देखें तो क्या होता है। तो सिर्फ़ पुरुष, वाक़ई मतलब इक्का-दुक्का कोई महिला मौजूद है तो मौजूद है। तो फिर उन पुरुषों से भी बात हुई, और जब फिर बाद में उनकी बीवियों से कुछ से बातचीत हुई, तो ये तो वहाँ भी यहाँ भी यही है कि दोनों काम करते हैं। वापस घर साथ आते हैं, मैं अपने हाथ मुंह धो करके और तैयार होकर के ओवरकोट उतारा, हल्के कपड़े पहने और पब में आ गए, और वहाँ वो चाहे बियर पिए, चाहे कई पब पे वो बेटिंग की भी टेबल्स होती हैं, वहाँ वो थोड़ा बहुत जुआ भी खेल लें, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, और बातें करें और ये कर, फिर 8 बजे जब उनका घर का खाना वाना तैयार हो जाए, 8 साढ़े 8 बजे, तब वो जाकर के गरम-गरम खाना खाएँ। और पत्नी उतनी देर में बच्चों का होमवर्क भी देखे, वो बच्चों को अगर ट्यूशन जा रहे हैं तो वो भी देखे, खाना-वाना भी देखे, घर की देख-रेख भी करे, और
तो हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है मेरे ख्याल से दोनों जगहों में। और ये लकी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये हमारी मेंटल कंडीशनिंग है। तो मैं एक अपनी सीनियर कॉमरेड को मुंबई में कोट करूं, तो उन्होंने कहा था, नूर बहुत हो गया, हम लोगों ने बेटियों को आज़ादी देना, बेटियों को ये सिखाना है, बेटियों को पढ़ाना है, बेटी जो पढ़ना चाहती है वो करे, वो हमने काफी कर लिया। अब हमें बेटों पे काम करने की जरूरत है और बेटों का दिमाग बदलने की जरूरत है, ताकि वो जब उनकी उनकी शादी हो या उनकी पत्नी घर आए या ये दोनों काम कर रहे हो या सिंगल यूनिट फैमिली में हो, तो वो जो है वो अपनी पत्नियों के साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसे हमारे शौहरों ने पतियों ने हमारे साथ किया। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है कि हम लोग बेटों को भी बिठा देते हैं, बेटी को ही कहते हैं कि जब भाई आ गया चाय बना दो भाई के लिए या खाना गर्म कर दो। तो हम नहीं ये कहते कि भाई तुम दोनों खाना गर्म कर लो, खा लो, हम खा चुके हैं, हमारा आज का खत्म हो गई जिम्मेदारी। तो खाना सिर्फ बनाना नहीं बल्कि ये कि गर्म करके खा लेना या बर्तन उठा लेना टेबल से, वो भी हम बेटों से नहीं करवाते और बेटों को आदत नहीं डालते। तो इसलिए शायद ये कंडीशनिंग का दौर जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। और मुझे कहानी इसलिए भी बहुत अच्छी लगी, ये आपने सही कहा कि रोल्स को निपटा देना चाहिए, कब पटकने की नौबत नहीं आए वहां तक नहीं चीजों को जाने देना चाहिए। मेरे ख्याल से पहले दिन ही कब पटक देना चाहिए, ठीक ठीक भी रखा हो तो भी उठा के पटक देना चाहिए, ताकि जो मियाँ साहब है उनको समझ में आ जाए कि ये पटका जा सकता है। हमेशा नहीं पटका जाएगा, रोज नहीं तोड़े जाएंगे बर्तन, लेकिन वो ये अगर आप लोगों को अपने बचपन की याद हो तो ये बिल्ली मार लेने वाला किस्सा सुनाया जाता था दूल्हा के लिए कि मार लो। तो वो बिल्ली तो उसको कब पटकने पे लिया ये औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, वो शुरू में ही डांट फटकार देना चाहिए, बता देना चाहिए कि मेरी भैया पोजीशन ये है और ये जो मैं पैसे कमा रही हूँ ये सिर्फ इसलिए नहीं कमा रही हूँ क्योंकि मुझे शौक है या मुझे जाना घर से बाहर जाना अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है और वो जरूरी भी है, मैंने इतनी पढ़ाई की है तो मैं उसको बर्बाद नहीं जाने दूंगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि मुझे जहाँ घर का काम करना भी पसंद है वहाँ मुझे आराम भी थोड़ा बहुत पसंद है और मेरी जरूरत है। तो वो बैलेंस लाने के लिए जरूरी है कि शुरू में चीजें साफ कर दी जाए। मैं एक छोटी सी मिसाल देके किस्सा खत्म करती हूँ। मेरे अब्बा ने जब मेरी माँ का बुर्का छुड़वाया था तो उनके अब्बा, अम्मी के अब्बा, हमारे नाना, वो बहुत दकियानूसी थे और बहुत ट्रेडिशनिस्ट। तो वो आने वाले थे लखनऊ अजमेर से। तो अम्मी ने कहा कि अरे भाई वो आने वाले हैं और उनके साथ और एक दो रिश्तेदार होंगे, ये 2-3 दिन के लिए तो मुझे पहन लेने दो बुर्का। तो अब्बा ने कहा था देखो अभी अगर पहन लोगी तो फिर जिंदगी भर ही निभाते रहना पड़ेगा। वो पहली बार आ रहे हैं, वो पहली बार में समझ लें कि तुम बुर्का छोड़ चुकी, तो पहली बार में समझा दीजिए कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, किसके कितने दायरे हैं और कहाँ तक वो दायरा फैल सकता है और कितना सुकड़ सकता है। ये मेरे ख्याल से जरूरी है और ये इस कहानी में बेहतरीन तरीके से उभर के आता है कि बर्दाश्त करती रहती है वो हर तरह से, ये कि मियाँ का सम्मान बना रहे और वो ख्वाहिश होती है मेरे ख्याल से महिलाओं में कि पुरुष का एक स्टेटस बना रहे। तो वो स्टेटस बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है कि दोनों एक दूसरे से साफगोई बरतें और ये मान लें कि कुछ चीजों में एक आध कदम शौहर को हटना पड़ेगा पीछे और कुछ एक आध कदम बनी को। मेरी तरफ से लकी बहुत मुबारक हो। अरे आपने इतना अच्छा बोला, पता है मैं आपके पॉइंट्स नोट कर रही थी। शुक्रिया, बहुत बढ़िया आपने बोला, थैंक यू सो मच। शुक्रिया नूर जी इस तरह से बात को रखने के लिए और हमारे बीच में आने के लिए। और ये सही बात है कि ये बार बार होने की ज़रूरत है, ये बार बार मिसालें पूरी मजबूती से सामने आने की ज़रूरत है, कहानियों में, कविताओं में, चित्रों में, गानों में, फिल्मों में, नाटकों में। और जितनी बार ये दोहराए जाएंगे उतने मजबूत होंगे, ये नए नए तरीके से देखे जा सकेंगे, स्वीकारे जा सकेंगे और बनेंगे। तो ये कहानियों का मंच मुझे लगता है कि इसी तरह के नए फ्लेवर की कहानियाँ जिनमें बदलाव के बयार हो, जिनमें पहली ही फुर्सत में
जवाब देने की ये हो, मादा हो जिनमें, वो सब बातें बार-बार हमारे सामने आएँ, जिससे कि ये तस्वीर साफ होती चले, लगातार साफ होती चले। बहुत शुक्रिया लकी जी, ये कहानी इस तरह से सुनाने के लिए, और नूर जी इस पर आपकी बात रखने के लिए। 5 बज रहे हैं, 3 घंटे हो गए कहानियों को सुनते हुए, उस पर बात करते हुए, लेकिन कितनी मज़ा आ रहा है, मतलब काफ़ी समय बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो एक तो ये कि ये सिलसिला बना रहेगा और हर महीने हम इसी तरह से 2-3 कहानियाँ तो सुनते ही रहेंगे। और आप सबसे गुज़ारिश है कि ऐसे लोगों को और जोड़िए, जो कहानियों में रुचि रखते हों, लिखते हों, पढ़ते हों। इसका मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ हमारे सामने, नई-नई कहानियाँ आएँ, नए-नए फ्लेवर की कहानियाँ आएँ, और ज़रूरी नहीं है कि अपनी लिखी हुई कहानियाँ ही पढ़ी जाए। हम अच्छी कहानियाँ चुन कर लाएँ और उन्हें सलीके से जो है वो पेश करें, उन पर बातें करें और अपनी समझ इस तरह से कहानियों को लेकर बनाएँ। तो अगले महीने जो सोचा है कि ये महीने से नए शुरुआत थी हमारी एक अंतराल के बाद, तो और इत्तेफ़ाक से ये आज विमेंस डे था, तो हम इस तरह से इन कहानियों का चुनाव कर पाए और हमारी 3 साथी महिलाएँ इस कहानियाँ प्रस्तुत कर सकीं। अगले महीने के लिए बच्चों पर लिखी कहानी या बच्चों के लिए कहानी पर केंद्रित करना चाहते हैं, ऐसा सोचा है। तो आप उन लोगों को ज़रूर जोड़िए, या आप में से जो भी बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, बच्चों की लिखी कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, बच्चों के विषय में कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, वो हम इसकी प्रक्रिया शुरू करेंगे और अपना नाम देना शुरू करें और सुझाव भी देना शुरू करें कि कौन लोग हो सकते हैं जो अगले महीने इस मंच में शामिल हो सकें। जी, सुधीर जी, मेरी तरफ से इतना ही। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? वक़्त काफ़ी हो रहा है और लगातार जुड़े हुए हैं लोग पूरे 3 घंटे तक, ये कमाल की बात है। नहीं, 2 घंटे हुए हैं, 3 आप एक एक्स्ट्रा कहाँ से ले आए हैं? 3 और 2 5। अच्छा, हो सॉरी, हाँ, 3 बजे से शुरू किया, ठीक, 3। बस मैं तो एक सवाल मेरे दिमाग में अक्सर आता है, नूर जी की बात से वो फिर से जागृत हो गया है। नूर जी, इस कहानी से पहले मालती जोशी जी की कहानी सुनाई गई थी, उसमें भी एक लाइन में एक जिक्र आता है ये कि पश्चिम के मूल्य हमारे यहाँ आने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे पश्चिम में जितनी बुराइयां धीरे धीरे हमारे यहाँ फैल रही हैं, मतलब पश्चिम के लोगों के बहुत सारी एक अलग समझ है यहाँ के लोगों में, या कई बार के विदेशी कल्चर आ रही है। तो मुझे कई बार ये दिमाग में ख्याल आता है कि जो लोग थोड़ा बाहर का अनुभव जिन लोगों ने लिया, जिसमें नूर जी हैं और कई लोग हैं, क्या कभी ऐसा सेशन भी करना चाहिए, जैसे अभी नूर जी ने अपनी बात में बताया कि भाई जितनी समस्याएं यहाँ हैं, कुछ ऐसी समस्याएं वहां भी हैं, वहां कोई अलग से स्वर्ग या नरक नहीं बना है। तो क्या एक कोई सेशन कभी हमें करना चाहिए कि क्या समानताएं असमानताएं मूल्यों को लेकर है, या वो हमसे कौन कितना आगे है पीछे है, हम साथ साथ चल रहे हैं, है ना? तो एक सवाल है ये। और बस दूसरी बात ये कि अगले सेशन कहानियों पे ही करेंगे, जैसे अनिल जी ने कहा है, और अनिल जी बहुत अच्छी कहानियां लिखते हैं बच्चों की, आउट ऑफ द बॉक्स जाके। एक तो ट्रेडिशनल कहानियां बहुत चलती रही हैं बच्चों की, उसकी बजाय बहुत नई तरह की कहानियां लिखते हैं। तो अगली बार ऐसे लोगों को लाएंगे, तो उन कहानियों को सुनने के लिए सब जरूर आइए, बाकी लोगों को भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छा कारवा बना था, हम लोगों की ही नालायकी की वजह से इसमें काफी धीमापन आया, और फिर से मुझे लगता बन जाएगा, उसकी कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, मधु कुछ बोलना चाह रही है। मुझे लगता है इतनी सारी आखिरी बातें सुन के और नूर जी की टिप्पणी सुन के जोश में आ गई है ये, और इनका फिर से सिरदर्द ठीक हो गया है, तो ये कुछ एक टिप्पणी करना चाह रही हैं, तो इनकी बात के साथ समाप्त करेंगे। महिला दिवस पर सभी साथियों को मेरा जो है हार्दिक अभिनंदन। मेरी तबीयत आज खराब है, इसलिए लेटी हुई मैं कहानियों को सुन रही थी, लेकिन जब तीसरी कहानी सुनी तो सच में ही बहुत ज्यादा जोश आके और मैं बैठ गई, और बैठ के मुझे काफी मतलब अच्छा लगा कि आज इस महिला दिवस के मौके पे तीनों कहानियां हमारे ऊपर कही गई है। और कप तोड़ने की बात पे मुझे एक बात याद आई, और नूर जहीर की बात में भी, कि पहले ही बारी में हमको कप तोड़ दे। और मुझे भी ये लगता है बहुत सारी महिलाओं के किस्से सुन के कि हमें तो है बहुत जातियां न सहन करते हुए कुछ अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ पहलुओं पे जो है शुरू से ही काम करना चाहिए। और वो एक है ना, एक कि ले मशाले चल पड़े हैं,
तो हमें ऐसे लगता है कि आज के दौर में महिलाएं अब भी जो है काफी कशमकश में जी रही हैं, काफी दबाव में, तो हमें मशाल उठाने की जरूरत है। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, बहुत सुबह से देख रहे हैं महिला दिवस, महिला दिवस, महिला दिवस, और अलग अलग तरीके से मना रहे हैं। तो हमें भी जो है अपने आप को और ज्यादा जागृत करने की जरूरत है। और आज इस मौके पे सभी बहनों को ये संकल्प लेने की जरूरत है कि हम और मजबूती से आगे बढ़े और आगे चले और इस समाज का जो है मुकाबला करें। धन्यवाद साथियों। जी, बहुत शुक्रिया मधु जी। तो सुधीर जी, अगर कोई और बात नहीं है तो फिर अब हम इसको औपचारिक रूप से इस सत्र को यहाँ पर समाप्त करते हैं।